बच्चों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वैलेंसी के बारे में। तो हमने वैलेंसी पढ़ी थी। वैलेंसी के बाद हमने देखा था कि वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है जो ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा क्या करते हैं, वैलेंसी शो करते हैं, वो सब वेरिएबल वैलेंसी कहलाते हैं, मतलब एलिमेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को याद रखने के लिए बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए? केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए आपके पास वैलेंसी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो वैलेंसी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं और मैंने आपको सब चीज़ें बताई भी दी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो सम मोर एग्जाम्पल, कुछ इलस्ट्रेशन और करते हैं अपन वैलेंसीज के राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला लिखने के। तो जैसे आपको दे दिया जाए स्टेनस क्लोराइड, क्या दे दिया जाए बच्चों? स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, आपको दे दिया जाए स्टेनस क्लोराइड। तो लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि टिन की दो वैलेंसी होती है 2 और 4, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी मिनिमम वैलेंसी होती है उसके सफिक्स में हम क्या लगाते हैं? फॉर मिनिमम वैलेंसी सफिक्स क्या यूज करते हैं? हम अस यूज करते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम वैलेंसी फॉर मैक्सिमम वैलेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक यूज करते हैं। बता चुका था मैं लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे अस आ रहा है और स्टेनस इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेनम, टिन का सिंबल होता है। ठीक है। तो 2 और 4, 2 और 4 में बच्चों छोटा कौन है? 2 है। तो मिनिमम वैलेंसी के सफिक्स में अस आता है। तो यहाँ पे स्टेनस के केस में टिन की वैलेंसी कितनी है? सबसे पहले इसके सिंबल लिखेंगे, 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? SnCl2। पहली बात तो ठीक है, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है। आजकल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, आजकल क्या करते हैं कि सर इनका भी शॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी 2 से भी ज़्यादा वैलेंसी होती है। जैसे मैग्नीज की बात करें, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है। तो इस केस में फिर अस और इक का कंसेप्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? सिंपल मेटल का नाम लिखते हैं, नॉन मेटल का नाम लिखते हैं और साथ में उसके ब्रैकेट में क्या लगा देते हैं? उसकी वैलेंसी को शो कर देते हैं। जैसे लाइक आपको इसका नाम लिखना है फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों आपको दे दिया जाए FeCl3। ठीक है। इसके कितने नाम हो सकते हैं? 2 नाम हो सकते हैं। आपको ये लिख सकते हैं, आपको पता नहीं Fe किसका सिंबल है? फेरम, आयरन बोलते हैं इसको, आयरन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 3 है। तो थर्ड को रोमन में लिख दो आप, और Cl को क्या लिखते हैं? क्लोराइड। ठीक है। एक तो ये सिंपल नाम जो हर बच्चा लिख सकता है, या फिर Fe। सर Fe पे +3 आ रहा है, Fe के ऊपर वैलेंसी कितनी है? 3 है। एक ही आयरन की 2 वैलेंसी थी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमेशा क्या करते हैं वैलेंसी के लिए? हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पे 3 है, इस पे 1 है, क्योंकि FeCl3 बनेगा कैसे बच्चों? FeCl, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि Fe की वैलेंसी कितनी? दिस इज ए वैलेंसी, 3 वैलेंसी है, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया उसके ऊपर। तो आयरन थर्ड क्लोराइड, बात समझना। तो कभी भी वैलेंसी लिखनी है, किसी भी कंपाउंड का आपको फॉर्मूला गिवन है, उसकी वैलेंसी लिखनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो Fe पे 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, सर क्लोरीन 3 है तो क्लोरीन की वैलेंसी 3 होगी। दिस इज ए रॉन्ग। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैलेंसी लिखा जाता है। तो यहाँ पे Fe के ऊपर 3 है और आयरन की 2 वैलेंसी होती है बच्चों 2 और 3। मिनिमम 2 होगी तो अस आएगा नाम के पीछे, मैक्सिमम 3 होगी तो इक आएगा। तो इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम, फेरिक क्लोराइड। फेरिक आयरन। तो दोनों नाम सही है बच्चों। और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे लास्ट लेक्चर का रिकॉल है, जैसे आपको दे दिया जाए क्यूप्रस क्लोराइड। क्या दिया जाए बच्चों? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है। क्यूप्रस का मतलब है कॉपर, क्लोराइड का मतलब है Cl। ठीक है। क्यूप्रस से अस है तो कॉपर की मिनिमम वैलेंसी लिखी जाएगी कॉपर के नीचे, और कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है 1 और N2। कॉपर की 2 वैलेंसी जो होती है, मैंने लिखा है 1 और 2। इसके केस में हम क्या लगाएंगे? अस, और इसके केस में हम क्या लगाएंगे? इक, क्योंकि मैक्सिमम केस है। तो अस पूछा है तो यहाँ पे 1 आएगी क्लोरीन की वजह से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? CuCl, दैट इज द आंसर, राइट। ठीक है। अगर इसका एक और नाम लिखना अच्छा है तो देखें, सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर
Cu किसका सिंबल है? कॉपर का। और Cu की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 1, रोमन में लिखो 1, और Cl का मतलब क्लोराइड। आंसर ये भी सही है, नाम हो जाएगा ये। तो आपसे कॉपर फर्स्ट क्लोराइड पूछे या क्यूप्रस क्लोराइड पूछे बच्चों, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? CuCl होगा। आपसे क्यूप्रस क्लोराइड पूछे या कॉपर फर्स्ट क्लोराइड पूछे, दोनों का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? CuCl होगा। आपसे आयरन थर्ड क्लोराइड पूछे या फेरिक क्लोराइड पूछे, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? FeCl3 होगा। राइट, ये आपको पता होना। इसमें भी लिख सकते हैं, स्टेनस है, इसका स्टेनस टिन का सिंबल है टिन, ठीक है, और इसके कितने 2 हैं, तो रोमन में 2 लिख दो, टिन 2, और साइड में लिख दो क्लोराइड। तो सारे क्या है हमारे पास? एक से बढ़कर एक नाम है हमारे पास, तो घबराने की बात नहीं है। टिन देते हैं सिंबल ऑफ Sn, सेकंड टिन की वैलेंसी शो कर रहा है, रोमन में लिखा जाता है, क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन। तो ये सब नाम है, स्टेनस क्लोराइड बोलो या टिन सेकंड क्लोराइड बोलो, दोनों एक ही नाम है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों आजकल हम क्या यूज करते हैं? रोमन में यूज करने लगे। क्यों यूज करने लगे? क्योंकि आजकल ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो 2 से भी ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे एमएन का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, ठीक है। तो आप देखें तो फिर उस केस में अस और इक का कंसेप्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो आप फिर हम रोमन में यूज करते हैं। रोमन लिखना हमारे लिए बहुत आसान होता है, वो सबसे मोस्ट कन्वेंशनल मेथड है आजकल रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, मोस्ट कन्वेंशनल मेथड है, आसानी से बच्चे को भी डिफिकल्ट नहीं लगता है और शॉर्ट आउट भी कर दी। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कुछ नहीं है, पहली बात तो कि एक एटम का मास क्या होता है बच्चों? एक एटम का मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम के मैंने आपको बताया था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट जो डाल्टन था वो बोलता था कि एटम इज ए इंडिविजिबल, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, बट दिस इज ए रॉन्ग, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, थॉमसन ने भी बोला हम, ठीक है, चैडविक ने बोला, जिन्होंने बोला कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो आपको अच्छी तरह से वेरी वेल है नोन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं और जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स जिसे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी बोलते हैं, कलेक्टिवली टर्म्स जिसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। राइट, आपने देखा होगा, देख लेते हैं, इससे इस तरह का डायग्राम होता है न्यूक्लियस का डायग्राम, बेसिक चीजें। दिस इज ए न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलते हैं इसको बेटा? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स दैट इज द कलेक्टिवली टर्म्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कलेक्टिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास के अंदर गर्ल्स भी बैठी हुई, बॉयज भी बैठे हुए हैं, तो हम बाहर से कोई अगर मेरे को बोलना होगा कि क्लास चल रही है, तो मैं बोलूँगा इस क्लास के अंदर कौन बैठा हुआ है? स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा क्लास के अंदर इसमें गर्ल्स बैठी हुई है, बॉयज़ बैठे हुए हैं, हमेशा स्टूडेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स कुछ नहीं होता है बच्चों, जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों सिचुएटेड होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इट कैन बी न्यूट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन। वैसे ही स्टूडेंट्स बोल दिया तो इट कैन बी गर्ल्स, इट कैन बी बॉयज। राइट रखें न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, सोन आपको पता ही है, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो एटम का मास कहाँ सिचुएटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम, तो वहां से ही हम क्या निकाल रहे हैं? एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। देखिए एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है, इसका हमारे पास रोल नहीं है, तो केवल समझाने के लिए बताया मैंने आपको बच्चों, ठीक है। एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस एस एन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। तो देखिए बच्चों, एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन ली गई है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। दिस इज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एग्जाम में आएगा आपको कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखे, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब आप देखें कि यहाँ पे C12 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? C12। क्या लिखा है? C12। C-, इसको ऐसे लिख सकते हैं C12। तो ये 12 है, दिस इज ए मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। क्योंकि आपको पता है बच्चों, यू नो दैट कि X Z A, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको X Z A रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। दिस इज ए इज द मास,
और जेड इज द एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो 1/12, क्योंकि उस टाइम पे पुराने जमाने में लगभग 1962 के पहले की बात है, क्योंकि हमारे पास किसी भी एटम के मास को मेजरमेंट करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो हमने रेफरेंस के लिए हमने क्या लिया, कार्बन 12 लिया। कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बच्चा, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे C12 लिया, क्योंकि C12 के अंदर हमारे पास क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। दिस इज ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 12 मास नंबर 12 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन 12 को क्यों लिया, उस जमाने में हमारे पास कार्बन 12 की क्या थी, अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कार्बन 12 को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, रेफरेंस मान लिया। तो उस रेफरेंस से हमने क्या निकाला, एक एटॉमिक मास की डेफिनेशन दे दी, दैट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सर आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन भी तो ठीक है, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, बट ऑक्सीजन स्टैंडर्ड नहीं माना है, कार्बन माना है, क्योंकि कार्बन का अबंडेंस ज़्यादा हुआ करती थी। तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने डिसाइड कर दिया कि आप क्या करें, कार्बन 12 को रेफरेंस लें। ठीक है, तो हमने आज भी हम कार्बन 12 की रेफरेंस लेते हैं। तो सिंपल सी कंक्लूजन ये है कि एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ, सिंपली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं। क्या होता है मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअली एटॉमिक मास नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, दैट इज द, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यही क्या है एक्चुअली, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यही ये सब क्या है, यही तो एटॉमिक मास है। और किसी भी एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ठीक है, एटॉमिक मास की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। क्या होता है 1/12 द मास ऑफ C12। ठीक है, एटॉमिक मास देते, तो 1 इसकी वैल्यू याद रखना, यू जस्ट मगर 1 AMU बोले, 1 U बोले और 1 डाल्टन बोले, DA। किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस, कितना हो गया, 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 24 और 3 27 किलोग्राम। ये पता होनी चाहिए 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU। तो AMU का स्मॉल, आपको क्या लिखना है, स्मॉल AMU लिखना है, कैपिटल AMU नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि कैपिटल AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है, तो स्मॉल में लिखना है, आपको ध्यान रखिए। 1 U, नाउअडेज आजकल U लिखा जाता है। ठीक है, नाउअडेज U लिखा, U का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, DA का मतलब क्या है यहाँ पे, डाल्टन। ठीक है, यूनिफाइड मास डाल्टन भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नाउअडेज AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द U, दैट इज, तो आजकल तो एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस इन द U। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार डाल के लिख सकते हैं बच्चों। इट इज एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, लिख सकते हैं शॉर्ट में, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू U। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू U। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो अलग अलग तरीके हैं, यू जस्ट हैव लर्न दिस पॉइंट कि एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लें बच्चों। 5 स्टार का मतलब है आपको खाना है, खाना है का मतलब है आपको लर्न करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज करेंगे हम जो हमारे काम की हैं। एटॉमिक मास बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, GRAM, ग्राम
एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को बच्चों, एटॉमिक मास की पार्ट है, इसको हम GAM भी लिखा जाता है, गेम, ग्राम एटॉमिक मास की। इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलो सबसे पहले बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। ये एटॉमिक मास किसी एटम का होगा, ग्राम एटॉमिक मास भी किसी एटम का होगा, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं हम यू में, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम में। देखें, इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। देखो ग्राम एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, जबकि एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, यू के अंदर। ये पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू होता है बच्चों मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए इसका मतलब समझते हैं, ग्राम एटॉमिक, जैसे आपसे एग्जांपल पहले इसको समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने लिखा इट इज एक्सप्रेस, आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, आंसर कितना होगा। एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14, तो 14 इंटू 2 कितना होगा 28 U। ठीक है, ये आपसे पूछा, एटॉमिक मास की पूछ रहा है तो एन लिख लेते हैं, चलो 14 कर देते हैं, ठीक है। दिस इज ए 14 U। और आपसे पूछा जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन, कितना होगा 14 ग्राम। दोनों में डिफरेंस समझ गए, यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। सर ये कैसे किया आपने, सर यू का मतलब यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड की वजह से ये होती है, तो आपने ग्राम में कैसे लिख दिया, इसको अभी डिस्कस करेंगे, वेट इट। ठीक है, एक रिलेशन होता है हमारे पास, मैं बताऊँगा अभी। जैसे आपसे पूछा जाए, ये समझ में आ गया होगा, इस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ग्राम एटम में एक क्वेश्चन कर दें, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम सल्फर। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्राम एटम आते ही समझ में आना चाहिए आपको, ग्राम एटम की यूनिट क्या होती है, ग्राम में होती है, जी में होती है। ठीक है, दिस इज ए ग्राम। तो आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, सॉल्यूशन आंसर क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में। एलिमेंट का मास कितना है बच्चों, पहले वर्ड पूरा लिख देते, मास ऑफ एन एलिमेंट कितना है बच्चों 32 ग्राम। ठीक है, अभी मैं सबके मास भी लिख दूंगा बच्चों, टेबल ड्रॉ कर दूंगा जिसमें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होगा, ये जस्ट टेबल हो। ठीक है, और एटॉमिक मास आपको पता है सल्फर कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है बच्चों 32। अब एटॉमिक मास है, ठीक है, तो एटॉमिक मास सल्फर कितना होता है 32 U। एटॉमिक मास लिखा है मैंने, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखता है, यहाँ पे क्या लिखता है बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास, तो 32 ग्राम लिख देता है, ध्यान रखें 32, क्योंकि एक एटम सल्फर का एटम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं आप। तो कितना आएगा बच्चों, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम में अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं अपन,
देखिए क्या था, मास ग्राम एटॉमिक नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, मास ऑन एलिमेंट इन ग्राम में कितना है 32 ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ मैंने क्या लिखा है बच्चों, एटॉमिक मास लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर लिखा है, जैसे आप ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन लिखना है 40, तो केवल यूनिट में डिफरेंस आता है, किसमें आता है यूनिट में, तो अपन क्या लिखेंगे 32 ग्राम, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो सल्फर के अंदर कितने एटम है 1 एटम है, ठीक है हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन हो गया सर आपको देखो एटॉमिक मास आपको लर्न होनी चाहिए, तो मैं कुछ एटम के एटॉमिक मास लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे हाइड्रोजन का सबको पता होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एलिमेंट, और यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक मास, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है 1 एटॉमिक मास, हीलियम का कितना होता है बच्चों एटॉमिक मास 4, ये आपको लर्न होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखें, जो हमारे काम आएंगे, कार्बन का 12 ये सबको पता होता है, हाँ ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो आप बोल रहे हो बच्चों पूरा लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के बाद आता है हमारे पास हीलियम, हीलियम का 4 होता है, हीलियम के बाद आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही है एक्चुअली। बेरिलियम के बाद आता है हमारे पास बोरोन, बोरोन का एटॉमिक मास होता है 11, बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, नियोन, नियोन का एटॉमिक मास होता है 20, ठीक है। और देखते हैं इधर एलिमेंट एंड, चलो ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि एलिमेंट 1 एटॉमिक मास, ठीक है। नियोन के दिस इज ए नियोन, नियोन का 20 होता है बच्चों, ठीक है। एलिमेंट नियोन के बाद आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम का मास होता है 23, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास होता है 24, इंपॉर्टेंट है दोनों का, ठीक है। ये तो आपको याद होनी चाहिए, जिस पर सिंगल टिक किया हुआ है बच्चों वो सभी लर्न करने हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास होता है 27, ये भी बहुत काम का है। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास होता है 28, सिलिकॉन के बाद आता है हमारे पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मास होता है 31, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद हमारे पास आता है बच्चों, ठीक है, सल्फर, सल्फर का मास होता है 32, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का मास होता है 35.5, दिस इज अ फ्रैक्शन में आ गया बच्चों, दिस इज अ फ्रैक्शन, याद होना चाहिए क्लोरीन का मास। अभी हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का कंसेप्ट, तो उसमें भी काम आएगा। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास आर्गन, आर्गन का मास होता है 40, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम 39 और कैल्शियम का 40, ठीक है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट पैरामीटर, हाँ सेम है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे पास बच्चों, ये आपको लर्न होनी चाहिए। देख ले आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सल्फर कितना होता है 32, एटॉमिक मास की बात करें तो यूनिट क्या होगी यू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए एटॉमिक मास और इनमें डिफरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस एराइज होता है कि आपने यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया, पहली बात तो, ठीक है। इसको हम मैं बता, तो इसको हम देख लेते हैं एक मैथमेटिकल चीज से कि सर इसको यू को आपने ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो देखते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में कि हाँ मोल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बच्चों मोल, तो मोल के अंदर आएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि आपने ग्राम को यू में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर। हमारे पास एक रिलेशन होता है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन ए एटम, ये हम आगे पढ़ेंगे,
Na का मतलब होता है बच्चों एवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो। अभी याद कर लें थोड़ी देर के लिए, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज ए वैल्यू फॉर एवोगाद्रो नंबर। तो यहां से निकाल लेते हैं, ये दिस इज एक रिलेशन होता है। यहां से आप पता कर सकते हैं कि आपने यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया। देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर नाइट्रोजन एटम, तो क्या लिख सकते हैं हम? मास ऑफ Na, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर होते हैं Na, मास ऑफ Na नाइट्रोजन एटम, ये किसके बराबर होगा? बड़ा लिखे, GAM के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ Na नाइट्रो, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इंटू Na लिख सकते हैं इसको। और एक Na की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको। इस एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 U। और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। देखो ये रही Na की वैल्यू दे दी है मैंने। सर ये आई कहाँ से? यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, बट ध्यान रखें कि आगे भी आएगी काम, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने सर U को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है कि 1 U की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बताया मैंने? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर -23। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे कैलकुलेट? 1.66 इंटू 10 की पावर -24, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। देखो G आ रहा है, 14 आ रहा है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 14 G। देख लें आप, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, कंसेप्ट है मास ऑफ Na एटम। देख लो G में आ गया, U था एक Na एटम, तो ये रिलेशन देख लो। अब ये यहाँ पे U था, तो U को G में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों कि U को G में कन्वर्ट करने का मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी एटम की बात की थी, मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। और एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है बच्चों? एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है कि एटम सर एक सिंगल होता है, मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ग्राम GRAM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं GMM। सर डिफरेंस क्या है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूल? ठीक है, इसको भी हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास को, ग्राम एटॉमिक मास को भी ग्राम में एक्सप्रेस किया था, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो देख लीजिए इसका भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, ध्यान रखें। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। आपसे क्या पूछे? ग्राम मॉलिक्यूल पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, ठीक है। तो निकाल ले आप, फॉर्मूला लगा दें, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होगा मास ऑन एलिमेंट इन ग्राम में, सब्सटेंस का मास 14 ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये तो एटम है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 28 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो 14 डिवाइडेड बाय 28, आंसर 1/2, दैट इज 0.5।
अब आप देखें ग्राम मोलिक्यूल था, हमने देखा था ग्राम एटम, वहां पे 1 आया था। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। वहां पर हमने देखा था कि ग्राम एटम की भी एक आ रहा था, 1 आ रहा था, क्योंकि हमने पूछा था कि 32 ग्राम सल्फर में कितने एटम होंगे, तो उसका आंसर था 1। तो यहाँ पे कितना रहा 1/2, मतलब कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो स्टार मार्क करके 5 स्टार लिख लें, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहीं से मोल की उत्पत्ति हुई। तो लिख सकते हैं नाउवेडेज ग्राम मोलिक्यूल एंड ग्राम एटम is called 1 मोल। ध्यान रखें, क्योंकि मोल की भी कोई यूनिट नहीं होती। अब मोल क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे हम थोड़ी दिन बाद, ठीक है, इसी चैप्टर में 1 मोल आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल्स अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपको मोल की वैल्यू दी हुई है। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 ग्राम एटम का मतलब है आपको, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल होता है, तो 1 मोल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या, 1 मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो हम आगे फिर, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ पैक, ताकि आपको याद रहे। दिस इज ए 5 स्टार का मतलब खाना है आपको, यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और खत्म हो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो ग्राम मोलिकुलर मास भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी ग्राम में डिनोट करते हैं, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इससे अब इसके बाद एक और डेफिनेशन, ग्राम मोलिकुलर को हटा के मोलिकुलर मास की बात कर ले। मोलिकुलर मास की यूनिट भी क्या होती है, यू होती है, ठीक है। मोलिकुलर मास की यूनिट भी क्या होती है बच्चों, यू होती है, ठीक है। अब मोलिकुलर मास क्या होता है, देखिए मोलिकुलर मास इज द, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, मोलिकुलर मास इज द, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द, इज सिंपल डेफिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एटम, molecular mass is equal to the sum of the atomic mass of all the atom, sum of atomic mass of all atom of all atom present in 1 molecule of an compound, ठीक है। क्या बात है, मोलिकुलर मास यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, यू। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, जी, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, उसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के अंदर बच्चों, क्या आते हैं देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको पूछा था कि H2SO4 का मोलिकुलर मास बताओ, mm, H2SO4 का मोलिकुलर मास बताओ, कैसे निकालोगे आप, सबसे क्या सम करें, कितने एटम है, 1 2 3, वैसे 3 एटम है, एटोमिसिटी कितनी इसकी, 4 और 1 5 और 2 7 एटोमिसिटी है, ठीक है। कैसे करेंगे, सम करना है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 1, कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, 2, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस सम कर दें। सल्फर का मास कितना होता है, अभी लिखा था मैंने 32, एक ही सल्फर का एटम है, करना चाहो तो 1 कर दो प्लस, एक ऑक्सीजन का मास मैंने बताया था आपको 16 होता है, इंटू 4, टोटल ऐड करो 98 यूनिट फॉर यू। और देखते हैं, जैसे आपको देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का mm कैलकुलेट करो, mm का मतलब है मोलिकुलर मास। कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों, 40 प्लस सम करो। कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, कितने एटम है, 3, 16 इंटू 3, तो लगभग आएगा 100
U। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए मोलिकुलर मास, दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का ये मोलिकुलर मास है तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। अगर आपसे पूछा जाए जैसे मोलिकुलर मास तो जीएमएम कितना होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, आंसर कितना होगा 100 ग्राम। तो आपको समझ में आ रही होगी कि यू को मैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्राम में। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें बच्चों, क्योंकि ये काम आएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मोलिकुलर मास हो गया। हाँ, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे NaCl दे दिया जाए, ठीक है। क्या दे दिया जाए, NaCl का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ड आता है बच्चों यहाँ पे, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल और मेटल के बीच में बन रहा है, पहली बात तो आयनिक कंपाउंड के लिए एक अलग से वर्ड यूज किया जाता है, फॉर्मूला मास। क्या यूज किया जाता है बच्चों, फॉर्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड। तो घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला मास कैलकुलेट, फॉर्मूला मास इज यूज्ड। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, मोलिकुलर मास ही फॉर्मूला मास है। केवल फॉर्मूला मास वहाँ वर्ड यूज किया जाता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। फॉर्मूला मास बोल दिया तो आपको घबराना नहीं है, वो एक ही चीज है फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास। पर डिफरेंस इतना सा है कि फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए और मोलिकुलर मास हम सबके यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चीज एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो NaCl एक सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इसको ऐड करोगे तो 58.5 U आ जाएगा। दिस इज ए फॉर्मूला मास ऑफ, फॉर्मूला मास की यूनिट भी यू ही होती है, यू का मतलब है यूनिफाइड मास। और देख लेते हैं, आपको पूछा जाए H3PO4 का निकालो बच्चों, कितना आएगा mm, सबको कैलकुलेट करो mm, H3PO4, ठीक है। आपको दे दिया जाए HCl, इसका mm निकालो, आप सबका कैलकुलेट करो, अभी करो, ठीक है। और H3PO4 HCl और ले लो आप, जैसे H3BO3 ले लो आप। और क्या लेना चाहते हो H3BO3 के साथ, कुछ भी ले लो, जैसे K2CO3 ले लो आप, H2CO3 ले लो। क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोजन और 1 एटम का मास 1, फॉस्फोरस का मास 31, 4 × 16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98 U आएगा यूनिफाइड मास। HCl का मास 1 होता है, एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ऐड करेंगे तो 36.5 U आ जाएगा। H3BO, हाइड्रोजन का मास 1 होता है बच्चों और 3 एटम है प्लस, एक बोरोन का मास होता है 11 प्लस, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 × 3 48, ऐड कर लेना बच्चों, कितना आएगा 48 + 3 कितना हो 51, 51 और 10 कितना हो 61 और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62 U। A2CO3 का निकाल लें, एक पोटेशियम का 39 होता है मास, कितने एटम है 2, एक कार्बन का मास होता है 12 लेकिन एक ही एटम है बच्चों, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 लेकिन 3 एटम है तो 48 हो जाएगा बराबर, ऐड कर लें आप 39 × 2 कितना होता है बच्चों 78 + 12 + 48 कितना आएगा, देखिए 78 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों 80 और 10 90 हो जाएगा, 90 + 40 कितना हो गया 130 और 8 U। H2CO3 का निकाल लें, 2 × 1 + 12 + 48 48 कितना हुआ 48 + 12 कितना हुआ 60, 60 + 2 कितना हो गया 62 U। और निकाल सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालो मास, कितना हुआ, एक इसका निकालो Na2CO3 का निकालो मास, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का 1, एक कार्बन का 12 48 कितना आएगा
24, चलो 48 + 12 कितना हो गया बच्चों? 60। 60 में 24 जोड़ो कितना आएगा? 84 U। ठीक है, U इज द यूनिफाइड मास। Na2CO3 का निकालो। एक Na का होता है 23 × 2, एक कार्बन का होता है +12 और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 × 48। 48 + 12 कितना हो गया? 60 और 60 + 46 कितना हो गया? 46 + 60 कितना होगा बच्चों? 6106 U आंसर। तो ये सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर मास था निकालने का तरीका। दिस इज ए सिंपल। अब लास्ट पार्ट बच्चा हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। लास्ट पार्ट, लास्ट हेडिंग इसी चैप्टर का, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? कभी कभी एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। तो सारे मास मैंने आज ही कवर कर दिए। ठीक है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, कुछ नहीं है, एवरेज एटॉमिक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है ड्यू टू एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल लिख दिया मैंने। आइसोटोप का मतलब क्या होता है हमारे पास? आइसो का मतलब होता है, ये समझ लेते हैं यहाँ पे, आइसोटोप, आइसो और टॉप दो अलग कर दे। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, पोजीशन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, एंड डिफरेंट मास। ठीक है, जिनके मास नंबर अलग अलग हैं पर लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो ऐसा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर पैटर्न में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का रीजन क्या है? डिफरेंट एटॉमिक मास प्रेजेंट है नेचर के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्शन। तो हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है हमारे पास m1 × x/100 x1 प्लस m2 × x2/100 सो ऑन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं m बार एवरेज। वेहर फॉर्मूला लिख लें आप, वेहर x1, x2, x3 सो ऑन इज इक्वल टू होता है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, m1, m2, m3 इज इक्वल टू होता है मास, अलग अलग मास है, मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। दिस इज ए परसेंटेज मेथड, बहुत आसान है। इस पर एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, Cl आपके पास 2 आइसोटोप कंटेंट करता है एक, ठीक है, Cl35 एंड Cl17 और कितना है 37। ठीक है, 2 आइसोटोप से विद अबंडेंस, इसकी अबंडेंस दे रखी है बच्चों, इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है आपको, अबंडेंस इसकी दे रखी है हमारे पास 75% और इसकी दे रखी है आपको 25%। और आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो कर सकते हैं आप बच्चों एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट। देखा क्या होगा, परसेंटेज दे रखी है, फॉर्मूला पुट कर दें, m बार बराबर कितना होगा 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी है
75 इंटू 100 प्लस एटॉमिक मास सेकेंड वाले का इंटू 25 डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना आएगा 35.5 क्यू आएगा। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरीन की दो आइसोटोप प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी दे रखी है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसका एटॉमिक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको परसेंटेज अबंडेंस नहीं दे, एवरेज एटॉमिक मास दे दे, तो आप एक को 100 मान ले, दूसरे को 100 माइनस x मान ले परसेंटेज अबंडेंस को, ठीक है। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ हमारे पास आइडिया है कि हमारे पास कुछ केमिकल लॉ भी है, तो केमिकल लॉ को पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक मास का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए हम पहले एटॉमिक मास को पढ़ाते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सोन, इस तरह की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों, इन चीज़ों को आप लर्न करें और एटॉमिक मास को जरूर लर्न करें, क्योंकि वो आपके आगे मोल कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो वहाँ पे आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।